वक्त चुनाव आयोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में इस तरह से है कि उसकी बिसात पर अपनी गोटियां फेंक रहा है। जहां जहां पर हारी बाजी दिखाई देती है वहां पर मोदी जी अपना प्रेजेंस कम कर देते हैं। जैसे उन्होंने अमेठी में स्मृति ईरानी की सीट पर प्रचार करने से मना कर दिया था। चुनाव आयोग की पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो पहले ही बड़े एक सवाल के घेरे में चल रही है और इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अलग तरह की एक रणनीति की बू आ रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। चुनाव आयोग कुछ ज्यादा कंफ्यूजन में आजकल लग रहा है क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से तारीखों का ऐलान करता है फिर उसमें बदलाव करता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। अब लगातार कुछ जैसा ट्रेंड सा बनता जा रहा है इसी तरह का। ये तस्वीर लगातार ऐसे सामने आ रही है। अब जिस तरह से उन्होंने यूपी और केरल और उसके अलावा पंजाब के बाय इलेक्शंस की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है, उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है और कौन ये पूरी सारी कहानी की रचना कर रहा है इसके पीछे। इससे पहले भी इसी तरह के बदलाव किए गए हैं चुनावी तारीखों में। आप जानते हैं अभी जब हरियाणा के चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए थे, तब भी इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिल रही थी। बार बार तारीखों का चेंज करना ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अक्सर अपनी तारीखें बता दिया करता था और उसके बाद में चुनावी पार्टियां जो हैं वो लग जाती थी काम करने में। लेकिन अब चुनावी पार्टियां क्या तारीखों के बीच में कहीं फंस रही हैं या वही कहीं पीछे से पर्दे के पीछे पूरा काम कर रही हैं, ये सब भी सवाल उठने लगे हैं। खासतौर से तब से जब से चुनाव आयोग को केचु आयोग तक का नाम दे दिया गया। अब यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि चुनाव आयोग ने जो तस्वीर बदल दी है तारीख की, उसमें अखिलेश यादव ने तो अपने ट्वीट पर लिख दिया टालेंगे तो हारेंगे, यानी कि और टाला तो और हारेंगे, ऐसी तस्वीर सामने आने लगी है। हमारे साथ चर्चा के लिए राजीव जी साथ जुड़े हुए, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सर, यहाँ पर टालेंगे तो हारेंगे उन्होंने बोल दिया, यानी कि अखिलेश यादव तो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अब और मत टालिएगा, अगर आप टाले तो हारेंगे। और अब ये एक तारीख टली है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि आपने ये तारीख भी जो टाली है बेसिकली ये हार के डर से टाली है। तो ये क्या वजह दिखाई दे रही है? क्या वाकई में इस वक्त चुनाव आयोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में इस तरह से है कि उसकी बिसात पर अपनी गोटियां फेंक रहा है? विनीता, इसमें ना दो तीन चीजें आपको देखनी होंगी। पहली चीज तो ये कि हम लगातार देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग जो है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख लगातार गिरती जा रही है। और फिर होता क्या है कि जब आप चुनाव, खासतौर पे जब आप चुनाव ऐसे मतलब टाल मटोल चलता है तो फिर कई चीजें और आती हैं। अब इसमें देखिए, ये जो इलेक्शन का शेड्यूल होता है, आप भी काफी सालों से देख रहे होंगे इलेक्शन कमीशन, मैं भी काफी सालों से देख रहा हूं। ये कोई मतलब स्कूल या कॉलेज का टाइम टेबल नहीं होता किसी क्लास का कि आप जब चाहें मतलब उसमें फेरबदल कर दें या वैसे कर दें। ये बड़ी एक सोची समझी एक एक्सरसाइज होती है जब आप पॉल शेड्यूल अनाउंस करते हैं। पॉल शेड्यूल के साथ देखिए होता क्या है कि आपको चुनाव का अरेंजमेंट करना है। इंडिया जैसे देश में जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी मतलब थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना, बाकी अरेंजमेंट्स करने, तो इस सबको ध्यान में रख के पूरा एक प्रोटोकॉल होता है और पूरे तरीके से चीजें मतलब डिसाइड की जाती है और फिर चुनावी जो डेट्स है उसका ऐलान किया जाता है। अब आप अगर देखिए कि जिस तरह कहा जा रहा है कि भाई चुनाव आयोग ने कुछ मतलब क्योंकि फेस्टिवल्स हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन थी, उसके चलते अगर ये डिलेज हुए हैं ये इसके चलते, तो क्या आपको फेस्टिवल्स हैं वो तो कोई ऐसा नहीं कि वो तारीख बदल गई है उनकी या उनको, वही मैं कह रहा हूं कि आपको पहले से क्या पता नहीं था कि ये फेस्टिवल्स इन दिनों में है? बिल्कुल। क्या आपको पता नहीं था कि 15 तारीख को गुरु नानक बर्थडे पड़ रहा है? कैलेंडर आता है, साल पहले आता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो अरेंजमेंट्स करने चाहिए, क्या आप मतलब इतने आप ये कोई स्कूल का टाइम टेबल बना रहे हैं आप फला टीचर को फला दिन को छोड़ रहे हैं, लोग इसे यकीन कर लें, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, लोग यकीन नहीं करेंगे। और देखिए उसमें क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज फिर उस हिसाब से सवाल भी उठाएंगी और पोस्टरिंग भी करेंगी। अब आपने अखिलेश यादव की ट्वीट की बात की है, जाहिर सी बात है वो पार्टी करेगी। और फिर जब आप देखते हैं तो इसके साथ साथ ना बहुत से सवाल और उठते चले जाते हैं। हम देख ही रहे हैं कि जिस तरीके का हमारा का पॉलिटिकल माहौल जिस समय चल रहा है, अब मसलन पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में ऑलरेडी कनाडा को लेकर जो भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं उसको लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। फिर वो चीजें सवाल में आ जाता है, किसानों का मुद्दा आ जाता है, आगे दिल्ली के चुनाव होते हैं। और फिर चुनाव आयोग की आप बात एक देखिए ना, कायदे से तो आपके महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के साथ होने चाहिए थे,
वो तो हुए नहीं। अच्छा, फिर अगर ऐसे ही चुनाव आयोग फंक्शन करता रहा तो फिर ये जो बड़ा सा शगुफा इन्होंने छोड़ा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन का, उसका क्या होगा? ये सब सवाल होते हैं। और इस सवाल से क्या होता है कि जो आप कह लीजिए रूलिंग डिस्पेंसेशन कह लीजिए, क्योंकि रूलिंग डिस्पेंसेशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल बार बार उन पे आता है कि इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल फिर घूम फिर कर उधर आते हैं। और इलेक्शन कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी का क्या है? आज हालत यह है कि कोई पार्टी इसको मतलब सीरियसली लेने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन को। बिल्कुल। आपने देखा होगा 2 दिन पहले। हाँ, हाँ, एक देश एक जिस चुनाव का जिक्र इन्होंने किया था राजीव जी, मैं वो भी याद जी, दिलाना चाह रही हूँ, आपसे पूछना भी चाहती हूँ इस बारे में कि लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि जब एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं और ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सके, उसको भी इन्होंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। तो चुनाव आयोग की पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो पहले ही बड़े एक सवाल के घेरे में चल रही है। और इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अलग तरह की एक रणनीति की बू आ रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सिचुएशन जो है वो वैसी नहीं है जैसा कि चुनाव आयोग ने बड़े आराम से ये जो त्योहारों की टॉफी खिलाने की कोशिश की है? देखिए ऐसा है कि ये चीजें जो आप कह रहे हैं ना कि रणनीति या ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब उसमें घूम फिर के बात फिर वही आती है कि एलिगेशन, क्योंकि चुनाव आयोग की लगातार गिर रही है क्रेडिबिलिटी, तो इसलिए दर्जनों सवाल आपके दिमाग में आएंगे, मेरे दिमाग में आएंगे। और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो मतलब कर ही राजनीति रही हैं, तो वो तो घेरेंगी सरकार को और वो घेरेंगी चुनाव आयोग को भी। और चुनाव आयोग का जिस तरह आपने 2 दिन पहले देखा, जिस तरह कांग्रेस की स्टेटमेंट हरियाणा को लेकर आई है चुनाव आयोग पे, मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने कोई इतनी डैमेजिंग स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी के लिए मैंने अभी तक देखी नहीं थी। और चुनाव आयोग का लगातार जो है ना रोल, उसको क्वेश्चनेबल है कि चुनाव की तारीख बदलना। अब आप देखिए कि वही बात है कि फेस्टिवल्स की हमने टॉफी जो दी है, क्या लोग इसे पचा पाएंगे? और यूपी में खासतौर पे हम देख रहे हैं कि यूपी में कुछ और चीजें भी चल रही हैं। यूपी के को लेकर जो बीजेपी के अंदर का एक द्वंद्व चल रहा है वो एक चीज है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इनको आशा थी वैसे रिजल्ट्स नहीं आए, वो कैसे उसको पलटना चाहते हैं। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिशें हैं वो भी तमाम स्टेट्स पे बढ़ी हुई हैं। तो इन सब को लेकर लोगों के मन में जो है डाउट्स आने लाजमी है। और वो डाउट्स फिर या तो ऐसा है ना कि चुनाव आयोग कुछ इलैबोरेट करे और उसको क्लियर करे कि क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हो, वो सब भी नहीं है। एक स्टेटमेंट आती है और आपको कहा जाता है आप मान लीजिए उस चीज को। और फिर जिस तरीके से ये आपने चेंज किया है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने हिसाब से उस तरह की तैयारी की होती है, उन्होंने रैली शेड्यूल की होती हैं, अपने प्रोग्राम शेड्यूल किए होते हैं, वो सारा फिर उलट पलट हो जाता है इन सब के चलते हुए। इसलिए ये चुनाव आयोग जो है इन चीजों को लेकर उसको बहुत से जवाब देने बनते हैं उनके, पर ऐसी उम्मीद हम नहीं करते हैं कि ऐसा वो करेंगे, क्योंकि उसका रोल जो है पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं किस तरीके से जहां तो कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी होती है वहां चुप्पी साध लेता है, या फिर एक स्टेटमेंट ऐसी आती है जिसमें कोई इलैबोरेट नहीं किया जाता है। जी विनीता। कुल मिलाकर के क्या आपको ये लगता है कि अभी जैसे मिल्कीपुर की सीट जो है उसका डेट इन्होंने अनाउंस नहीं किया था, उसको इन्होंने ऐड नहीं किया और फिर उसके बाद में अब तारीखों का बदलाव कर दिया। उत्तर प्रदेश की इलेक्शंस में तो ये चीजें हो ही रही हैं, उसके अलावा भी कई चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। और बीजेपी क्योंकि वो डे टू डे रिपोर्ट पे चलती है, तो यहाँ पर कोई लिंक ऐसा बनता है जो कि चुनाव आयोग के इस पूरी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात क्योंकि जैसे कि मोदी जी जो हैं वो 8 रैली करने जा रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र में, और गडकरी जो हैं वो करने जा रहे हैं, गडकरी जी की हैं 40 रैलियां, देवेंद्र फडणवीस की हैं 50 रैलियां। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ 20 रैली वहां पर करेंगे और अमित शाह वहां पर 10 करेंगे। सबसे कम नरेंद्र मोदी की हैं, दूसरे नंबर पर अमित शाह की हैं, फिर योगी आदित्यनाथ, फिर गडकरी और फिर देवेंद्र फडणवीस। तो इस तरह से ये पूरी मतलब कई बार देखा गया है कि जहां जहां पर हारी बाजी दिखाई देती है वहां पर मोदी जी अपना प्रेजेंस कम कर देते हैं। जैसे उन्होंने अमेठी में स्मृति ईरानी की सीट पर प्रचार करने से मना कर दिया था, ऐसे इन्होंने हरियाणा में किया। हरियाणा में केवल 4 रैलियां इन्होंने की थी। महाराष्ट्र जो कितना बड़ा स्टेट है 288 सीटों वाला, वहां पर ये सिर्फ 8 रैलियां करने जा रहे हैं, जबकि हरियाणा में 4 रैलियां थी। तो ये नरेंद्र मोदी का इस तरह से एक एक करके हाथ पीछे खींचना प्रचार से, जो कि ब्रांड है, जो सबसे बड़ा ब्रांड है, इतने बड़े ब्रांड को प्रचार से बिल्कुल गायब कर देना,
तो ये क्या लॉस नहीं है, या फिर ये पहले ही लॉस देख रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है? उसी का एक हिस्सा ये चुनाव आयोग की तारीखों का है, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, वहां की राउंड के हिसाब से इनको पूरी प्लानिंग, क्योंकि बीजेपी जैसे अपना प्लान बनाती है उसमें पूरा लेयर्स टू लेयर होती है कि पहले एक लेयर कंट्रोल करे, फिर दूसरी, जब उनको वो लेयर लगता है ये कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर दूसरी और चीजों के साथ बदलाव करके आगे बढ़ा दिया जाता है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये भी सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं यहाँ पर? देखिए, है या नहीं वो अब चुनाव आयोग का, देखिए उसकी एक मैंडेट है, उसका एक मतलब पावर भी है जिस तरीके से वो चुनाव अनाउंस करता है। दूसरी तरफ आपने जो कहा, डाउट्स तो डेफिनेटली लोगों के मन में आएंगे, वो हमारे सबके मन में आएंगे। हाँ, जिस तरीके से आपने मोदी साहब के मतलब किरदार की बात की है, तो देखिए एक इसकी दो पक्ष है। एक तो ये है कि हम सब ने देखा है कि मोदी साहब जब तक तो बिल्कुल मतलब सितारा बुलंदी पर था, कह लीजिए पिछले 10 साल में, तो फिर कोई भी चुनाव ऐसा नहीं था, वहां तो ये कहा जाता था ना कि आप कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, आप मुझे वोट दे रहे हैं। मोदी साहब तो यहां तक बोलते थे, और फिर छोटे से छोटे चुनाव में भी मोदी साहब जाके प्रचार करते थे। मोदी वो जी की लहर मतलब चलती थी। हाँ, वो लहर चलती थी, और कहा जाता था कि भाई मतलब मजाक यहां तक था कि मोदी साहब का बस चले तो पंचायत और कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी जाके कैंपेन करें कि हाँ, भाई मोदी है तो मुमकिन है, और ये और सब चीजें होती थी। किया भी है उन्होंने, और फिर किया और कॉर्पोरेशन किया चुनाव तक गए। और किया भी है। तो कॉर्पोरेशन के चुनाव तक है। तो हालांकि ये चीजें, जो एक प्राइम मिनिस्टर की एक ओहदा होता है, एक ऑफिस होता है, उसको वैसी सूट नहीं करती। मैं बार बार कंपैरिजन यही करता हूं कि इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे रहे हैं, उनकी अगर आप रैलीज देखिए सबकी, तो होता ऐसा था कि जहां पर प्रदेशों में चुनाव होते थे उससे नीचे तो वो जाते ही नहीं थे, खैर, और कभी किसी प्रदेश में चुनाव होते थे तो उनकी एक या दो रैली होती थी, और उसमें ब्रॉडर पिक्चर जो उनकी पार्टी की होती थी, पार्टी की भी नहीं, वो मतलब पार्टी की भी बात नहीं करते थे, वो केंद्र सरकार की या अपनी भारत सरकार की बात करते थे कि किस दिशा में चीजें जा रही हैं और किस लिए लोग उन्हें सपोर्ट करें, बस इतनी बात वो कहते थे। मतलब उनकी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी रैली नहीं होती थी, और कई बार तो रैली भी नहीं कह सकते हम उसे, वो भी कुछ एक स्पेसिफाइड ग्रुप होता था जिसको जाकर वो एड्रेस करते थे। तो मोदी साहब का तो किरदार दूसरा है। फिर हमने ये अक्सर देखा है कि जहां पर थोड़ा बीजेपी की हालत खराब होती है तो मोदी साहब पोस्टर से गायब होते हैं, वहां जेपी नड्डा आ जाते हैं या बाकी लोग आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हाँ, आपने कहा लेयर्स की बात, आपने बीजेपी की कही, तो देखिए बीजेपी एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, तो वो उन लेयर्स में भी काम कर लेती है। बाकी बात है कि जब ये चुनावों की जब डेट्स इधर उधर होती है तो बाकी पार्टीज के लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उनके पास ना वैसी ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर एक पार्टी जो है वो उस कई जगह देख रही है। मसलन कांग्रेस है, कांग्रेस को यूपी भी देखना है, कांग्रेस को बाकी स्टेट्स भी देखने हैं, पंजाब में भी देखना है, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो फिर सवाल वही आता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये सब फैक्टर्स को देखता है या नहीं देखता है, इसलिए फिर वही डाउट्स जो हैं लोगों के मन में आते हैं। जी जी, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर परिस्थिति जो है उतनी सुलझी हुई नहीं है। इस वक्त बीजेपी अपना फुल परसेप्शन तो बनाने की कोशिश कर रही है, किसी तरह से वो महाराष्ट्र में अपना मतलब जिसे कहते हैं ना प्रॉपर प्रभुत्व बना सके। अभी तो आधे अधूरे केस में चल रही है मामले में। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें राजीव जी, यहाँ पर एक अलग सी परिस्थिति है। यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बीजेपी गेम जीतना चाहती है कि हारना चाहती है। अगर वो जीते, अगर दिल्ली यहाँ जीती तो भी वो हारी हुई दिखाई देगी। मतलब ये कि अगर बाई इलेक्शन जीत गए तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर एक अपर हैंड ले लेंगे, और योगी आदित्यनाथ को हटाने का यहाँ पर उनके पास जो एक बड़ा मौका है वो छूट जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए काफी लंबे वक्त से कवायद चल रही है। और अगर ये हार जाते हैं, अगर हारते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में हारी हुई दिखाई देगी बीजेपी, एक बार फिर से 10 सीटें भी उनके हाथ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर ये एक अजीब सी परिस्थिति बनी हुई है। आपके मुताबिक यहाँ पर क्या होना जा रहा है? आपको क्या लगता है अपने अनुभव के मुताबिक? देखिए, बीजेपी इस समय अपने ही ट्रैप में फंसी हुई है, जहां तक आप यूपी की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए इन फाइटिंग एक तरफ चल रही है, वो जिस तरह पहले था कि भाई अब सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा कारण ये भी कहा जा रहा है, खासतौर से यूपी में, कि जिन कैंडिडेट्स को योगी आदित्यनाथ ने सपोर्ट किया था टिकट देने के लिए, उनको टिकट नहीं दिया गया। ये चीज मतलब कही जा रही है वहां पर। अच्छा, फिर जिस तरीके से आपने कहा कि
अपना जीतना जो है, इनकी आपस की बात जो है, योगी आदित्यनाथ जीते। देखिए, बाई इलेक्शन अक्सर समझा जाता है कि जो पार्टी पावर में है वो जीतती है, ये मतलब एक जनरल परसेप्शन होती है। पर इसके बाद अगर ये हारती है तो फिर वो एक तरफ तो सवाल खड़ा होता है योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस पे, क्योंकि उसको भी एक मॉडल स्टेट की तरफ प्रमोट किया जा रहा है ना उत्तर प्रदेश को। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में, जो कई सालों में उत्तर प्रदेश तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से बेहतर तो कोई स्टेट नहीं है, या गुजरात मॉडल है या उत्तर प्रदेश मॉडल है। और हालांकि वो मॉडल के रूप में बुलडोजर जस्टिस दिखाया जाता है, ये तमाम चीजें होती है। देखिए, एक तरफ ये है ना कि हारते हैं तो फिर वो हिंदुत्व की जो इनकी एक वो परंपरा कह लीजिए चली हुई है, या इनका जो पूरा एक गेम प्लान है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जो लोग इन्होंने, जो नफरती लोग इन्होंने बिल्कुल बाहर निकाल दिए हैं, उनको आप कैसे अंदर डालेंगे? जिनको आपने बाहर निकाला है वो कैसे बोतल के अंदर दोबारा जाएगा? वो नहीं जाने वाला। तो वो सवाल फिर वहां उठता है। और जैसा आपने कहा कि अगर जीतती है बीजेपी, तो फिर यह है कि जो इंटरनल द्वंद है वो और थोड़ा शार्प होता नजर आएगा। और हार जो है फिर वो लार्जर जो मैसेज है अक्रॉस द कंट्री वो जाता है। तो इनके अपने लिए एक मतलब कि एक बड़ा टफ इनके लिए मामला सारा हो चुका है। बात जहां तक चल रही है वो आप हिंदुत्व पे कर रहे हैं, कम्युनल पोलराइजेशन चल रही हैं। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, खासतौर पे सिर्फ यूपी ही नहीं बाकी जगह मोदी साहब फिर दोबारा उसी मतलब ढर्रे पे आ चुके हैं कि अर्बन नक्सल ढूंढने होंगे, अर्बन नक्सल को सजा देनी होगी। यूपी में हमने देखा है कि कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिशें वैसी की वैसे ही चल रही हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इनके लिए खुद के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो हैं वो जो रियल इश्यूज हैं उनको आप एड्रेस अभी तक नहीं कर पाए। चाहे आप 10 साल रहे हैं आप दिल्ली में, चाहे फिर यूपी में आपकी जो गवर्नमेंट्स रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स रही हैं, जब आप उन मुद्दों को एड्रेस नहीं कर पाए तो फिर आपके पास दिखाने को क्या है? मेरा सवाल बार बार यही आता है ना कि आपके मुद्दे क्या हो जाते हैं चुनावी मतलब रैलियों में? अर्बन नक्सल, एक्सटर्नल हैंड, भारत को डिस्टेबलाइज करना। भाई आप 10 साल से पावर में हैं, आप अपनी अचीवमेंट क्यों नहीं बताते? क्या अचीवमेंट बताएंगे? इन दिनों हम देख रहे हैं छठ के लिए लोग कितनी मारामारी पड़ी है रेलवेज की, आप रोज तस्वीरें भी देख रही हैं, हालत भी देख रहे हैं क्या है। हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, सब पता लग रहा है कि क्या हालत है इस टाइम। कहा जाता है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर मुझे आज तक ये जॉबलेस ग्रोथ कोई नहीं समझा पाया। ये एक चीज है। वैसे हम देख रहे हैं, पीछे एक खबर थी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि 79,000 करोड़ रुपए की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इन्वेंट्री खड़ी है। अब वो इन्वेंट्री अगर खड़ी है, सीधी सी बात है, तो इन्वेंट्री अगर जो ऑटोमोबाइल से नहीं बिक रही तो साथ साथ आपकी एसेसरीज भी नहीं बिक रही। एसेसरीज नहीं बिक रही तो जो लोग इंश्योरेंस के धंधे में हैं उनको भी मार पड़ रही है। ये रियल इश्यूज को किनारे करके तमाम तरह की चीजें बोली जाती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। बीजेपी के लिए अपना परफॉर्मेंस जो है ना उसको नापना और उसको इंटरप्रेट करना लोगों के सामने, वही इस समय बहुत मुश्किल एक चीज बनती चली जा रही है। जी, कुल मिला के मतलब एक परिस्थिति साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर राजीव जी कि अभी इस वक्त बीजेपी एक ऐसी नाव में है जहां पर वो उसे डूबने से बचा रही है, लेकिन हाँ वो नाव में सवार है। वो कितना पानी उसे सपोर्ट करेगा, कितना वो उस नाव को आगे बढ़ा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहीं पर विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं, क्योंकि उस नाव को रोकने के लिए जो विपक्ष ने अपनी रणनीति चली थी वो कभी कभी बिल्कुल ही गायब हो जाती है और कभी कभी बहुत अच्छे से काम करती है। कुल मिलाकर विपक्ष के ऊपर सारी बात यहाँ आके टिक जाती है, क्योंकि जिस पार्टी को पहले ही ऑलरेडी बीजेपी लोकसभा चुनाव में आईना दिखा चुकी है, ये बता चुकी है कि वो जिसे कहते हैं ना अभेदनीय है, वो बिल्कुल अमर नहीं हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में विपक्ष के ऊपर ही सारा दामोदार है। अगर उसने इस बार भी अच्छा रोल प्ले किया तो बीजेपी के लिए नुकसान है, और अगर विपक्ष अच्छे से नहीं चला तो बीजेपी के लिए फायदा है। यानी बीजेपी की अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है, अब इसमें सारे के सारे क्रेडिबिलिटी विपक्ष की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल चुनाव आयोग को लेकर के भी उठ रहा है कि चुनाव आयोग ऐसे कभी जिस तरह के फैसले ले रहा है वो लगता नहीं है कि चुनाव आयोग के फैसले, वो लगता है कि कोई पार्टी का एक विशेष व्यक्ति इसके फैसले ले रहा है, जो कि समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों को। एक लोकतांत्रिक देश में त्योहारों की वजह बता करके डेट को पोस्टपोन करना गले से कतई नहीं उतरता है। तो ये समझ में आ रहा है कि इस तरह की टॉफी देना जो कि बच्चों को दी जाती है, तो इस लोकतांत्रिक देश में अच्छे खासे विशेषज्ञ हैं, आप जैसे अनुभवी लोग हैं जो ये जानते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत क्लियर पिक्चर है बताने के लिए कि जो दिख रहा है वो नहीं है, जो पीछे घट रहा है वो दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।